तो दोस्तों जैसा कि यार अभी हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स थे उन सभी के वन शॉट कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से शुरू होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स का वन शॉट। तो आज का ये जो पहला वीडियो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का होने वाला है। और इसमें हम क्या देखने वाले, इसमें हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे। ठीक है, मतलब जितने भी प्रश्न आपका इस चैप्टर से पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस का यार ये वन शॉट वीडियो है। तो आज का ये वीडियो यार एक चीज जान लो आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आपको इस वीडियो को यार पूरा देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो पे हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे जान लो कि अगर आपने पूरे साल मान लो कुछ नहीं पढ़ा, जिन छात्रों की तैयारी पूरे साल एकदम जीरो रही है उन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, और अगर वो आज से पहले चैप्टर से जुड़ जाते हो ना तो आपके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, डेली वीडियो आएंगे आपके, डेली वन शॉट पे हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर एक दिन पे आपका पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब से जुड़ जाओ, एक एक चैप्टर को अच्छे से देखना, चैप्टर में जितने क्वेश्चन हम कराएं उन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, फिजिक्स में मस्त नंबर लेके आओगे आप, ये चीज जान लो। ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन शॉट आज से शुरू हो रहा है। ये पहला वीडियो है तो सब लोग अपने दोस्तों को भी बता देना कि भैया मस्त तरीके से तैयारी कराने वाले हैं, सब लोग जुड़ जाओ। ठीक है, शुरू करें ये वाला वीडियो। तो सब लोग एक चीज याद रखना, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना। भले ही आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अगर अब से मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को तैयार करोगे पूरी तैयारी मस्त हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज जान लो यहाँ पे और कि आपको किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना, ये ना सोचना ये प्रश्न आसान है ये प्रश्न कठिन है, एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, तो शुरू करें हम। अब आपका चैप्टर नंबर 1 जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसके एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो आप भैया शुरू करते हैं मस्त तरीके से इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है, देखो एक एक बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे हम। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेश का सूत्र तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है इस चैप्टर के स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देखना। बात करें क्या होता है विद्युत आवेश, तो पढ़ना यहाँ से, विद्युत आवेश जो होता है पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है। विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत आवेश एक भौतिक गुण होता है किसका, पदार्थ का, और इसके कारण जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। आकर्षित करने का मतलब मान लो दो वस्तुएं अगर वो एक दूसरे की ओर खींच रही है तो उसे आकर्षित कहते हैं, मतलब आकर्षण कहते हैं, और यदि वो एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसे प्रतिकर्षण कहते हैं। ठीक है, दूर जाने को प्रतिकर्षण और पास आने को आकर्षण। ठीक है, तो कहा गया कि विद्युत आवेश पदार्थ का एक भौतिक गुण है और इसके कारण वस्तुएं जो होती है एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, या ठीक है एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, और इसे क्या करते हैं हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके सूत्र की तो इसका जो सूत्र होता है Q बराबर होता है N इंटू ई। ठीक है, Q बराबर क्या होता है N इंटू ई, Q बराबर एन ई सूत्र होता है। ठीक है, Q बराबर सूत्र क्या होता है एन ई होता है, जहां Q क्या है वैद्युत आवेश है। बात करें यहाँ पे N क्या चीज है, जहां N को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं। ठीक है, N को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पे E क्या होता है, E को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश। E को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो ये चीज होता है फॉर्मूला। ठीक है, और बात करें यहाँ से Q का मात्रक, Q का मात्रक भी यहाँ पे जान लो। Q का मात्रक, ये जो आवेश Q होता है इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। याद रखना, इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कभी भी पूछा जाए बता देना क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा है, सूत्र है और मात्रक है। इसमें आप इन लोग एक चीज और समझ लो, आवेश के प्रकार। ठीक है, आवेश के प्रकार भी यहाँ पे देख लो। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला जो होता है वो होता है धनात्मक आवेश जिसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या होता है ऋणात्मक आवेश, निगेटिव चार्ज। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है,
ये चीज याद रखना। आवेश के कभी भी प्रकार आ जाए तो दो प्रकार के, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है। धनात्मक आवेश का मतलब प्लस क्यू आवेश और ऋणात्मक आवेश का मतलब माइनस क्यू आवेश, ठीक है। ये चीज होता है आवेश की बात, कि आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। इसका सूत्र Q बराबर N होता है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q का मात्रक कूलाम होता है और आवेश दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। इसमें एक चीज और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर आपका देखो इसके आगे जो हमें एक टॉपिक पढ़ना है कूलाम का नियम, उसके लिए आपको एक चीज समझ लेना है। अगर आपके पास दो आवेश है, मान लो अगर आपके पास प्लस Q और प्लस Q आवेश है, ठीक है, प्लस Q और प्लस Q आवेश है, तो आप लोग एक चीज जान लेना, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस के होते तो प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। यहाँ पे ये चीज देख लेना, अगर प्लस प्लस आवेश है या माइनस माइनस आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, अगर प्लस और प्लस आवेश है मतलब प्लस Q और प्लस Q आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या इसी टाइप से माइनस Q और माइनस Q आवेश है तब भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है। और अगर इसी टाइप से प्लस और माइनस आवेश मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो तब वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित का मतलब एक दूसरे की ओर खींचे चले आएंगे, ठीक है। प्रतिकर्षित का मतलब दूर जाना, आकर्षित का मतलब पास आना, ठीक है। तो अगर प्लस प्लस आवेश है या माइनस माइनस आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब अगर मान लो जैसे प्लस Q और प्लस Q आवेश जो है, अगर दोनों तरफ आपसे हमने कहा इधर प्लस Q इधर प्लस Q, तो एक कैसा गुण दिखाएंगे बताओ, प्लस और प्लस प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात प्रतिकर्षण का गुण दिखाएंगे। और अगर प्रतिकर्षण का गुण दिखाएंगे तो यहाँ पे जो बल लगता है वो कैसा बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है। बल कैसा लगता है, फिर प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। ये चीज भी याद रखना, अगर प्लस प्लस आवेश दोनों तरफ है, आपसे पूछा जाए कि कैसा मतलब कैसा गुण दिखाएंगे, प्रतिकर्षण का गुण दिखाएंगे, और इनके बीच जो लगने वाला बल होगा उसे प्रतिकर्षण बल बोलेंगे। इसी टाइप से माइनस माइनस आवेश है दोनों तरफ तो वो भी प्रतिकर्षण का गुण दिखाएंगे और इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। इसी टाइप से प्लस माइनस आवेश होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे और आकर्षण का गुण दिखाएंगे, और इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण का बल होगा। कैसा बल होगा, आकर्षण बल होगा। तो ये चीज सिंपल से आप लोग याद रखना, ठीक है। प्लस प्लस आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इनके बीच लगने वाला बल पूछ लिया जाए तो प्रतिकर्षण बल। इसी टाइप से प्लस माइनस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके बीच जो बल लगता है उसे आकर्षण का बल कहते हैं, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आया। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, इस परिभाषा को नोट कर सकते हो। अब हम इस चैप्टर के आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी ओर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस टॉपिक को नोट कर लो मस्त तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करो, एक एक क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करके रखते रहो, एक एक टॉपिक मस्त तरीके से पूरा चैप्टर आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है। जिन छात्रों की तैयारी कमजोर है बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, पूरी तैयारी आपकी मस्त हो जाएगी। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। तो आप देखो बात करते भैया, अगला टॉपिक जो है आपका, अगला जो है ये डेरिवेशन है आपका, ठीक है। और 3 नंबर पे पूछा जाता है, ठीक है। एक नियम है आपका जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, ठीक है। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आपको करना है, कैसे करना है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो देखो एकदम सिंपल सा नियम है, 3 नंबर पे पेपर में पूछा जाता है, अच्छे से समझोगे पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कूलाम का नियम क्या चीज है समझना, ठीक है। कहा गया कूलाम नामक वैज्ञानिक, कूलाम नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस नियम को दिया है, ठीक है। तो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। और कहा गया इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है।
सबसे पहले कहा गया ये जो कूलाम का नियम है, इस नियम को कूलाम नामक साइंटिस्ट ने दिया। और किस आधार पे दिया, मतलब आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। ठीक है, मान लो दो आवेश है, उनके बीच जो बल लगता है, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उसके संबंध में ही कूलाम नामक साइंटिस्ट ने एक नियम दिया। ठीक है, और उसमें बताया क्या कि मान लो अगर कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है, अगर आपके पास कोई दो आवेश है, कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है, तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखो वो आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये तो आवेश के चिन्ह पे डिपेंड करेगा कि अगर प्लस प्लस आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आवेश होंगे तो आकर्षण, ये तो उसके चिन्ह पे डिपेंड करेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों, जो आपके दोनों आवेश होंगे उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम कूलाम का नियम होता है। ठीक है, पढ़ा आपने कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसे हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास दो आवेश हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश लेने हैं हमें। मान लो हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। इस पॉइंट को नाम दे देते A, इस पॉइंट को नाम दे देते B। ठीक है, आपसे कहा गया दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। अब मान लो इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो इसके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसी के अनुदिश लगेगा F बल। ठीक है, यही जो रेखा है Q1 और Q2 को मिलाने वाली, इसी रेखा के बीच में बल आपका, मतलब कह सकते हो कि आपके दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगेगा, जहां रेखा है वहीं पे बल आपका लगेगा। ठीक है, जो F बल लगेगा। तो ये चीज सिंपल बात है, ये चित्र इसी टाइप से आपको साइड में बना लेना है। A B मान लो दो स्थिर बिंदु है जिन पे दो आवेश स्थित है, Q1 Q2, बीच में बल F लग रहा है और इनके बीच की दूरी R है। अब आपसे कहा गया कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहली बात कही गई कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह इस टाइप से लगता है, बल है आपका F। ठीक है, जो बल होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हमने मान लिया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है, तो ये F जो होता है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल। आवेश है Q1 और Q2, इनकी मात्राओं के गुणनफल मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है। और फिर कहा गया उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के मतलब इनके बीच की जो दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के बटे में। ठीक है, मतलब अगर Q1 Q2 लिखा है तो इसके बटे में आपको क्या कर देना है, इसकी दूरी का वर्ग कर देना है। तो ये बात इस नियम में पूरी कही गई है। ठीक है, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां से आया F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहां से क्या होगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा और एक नियतांक आएगा। कैसे देखना, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओ, बराबर का चिन्ह लगाओ, यहां पे एक नियतांक आएगा K और आगे का सेम रहेगा Q1 Q2 बटा r²। ठीक है, F बराबर का चिन्ह लगा, मतलब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा बराबर का चिन्ह आएगा और एक नियतांक आएगा K, जहां K एक नियतांक है, लिख सकते हो जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जिसका मान K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, जिसका मान K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से K की जगह आपको क्या रख देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। ठीक है, ये आपका कूलाम का नियम आ जाता है आपके पास। ठीक है, देख लो K की जगह आपको क्या रख देना है, इसका मान रख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r²। ये आपका कूलाम का नियम का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज और याद रखना है कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका भी कुछ मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम स्क्वायर। मात्रक भी जरूर याद रखना, ठीक है। 1/4πε0 का मात्रक होता 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 1/4πε0 की वैल्यू रख दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा क्या, F बराबर, इसकी जगह आपको ये रख देनी वैल्यू 9 × 10⁹ और आपका आगे क्या है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये आपके कूलाम के नियम का सूत्र होता है, ठीक है। और F बल है तो बल का मात्रक भी याद रखना, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो बल का मात्रक आगे लिख दो न्यूटन, ठीक है। ये आपका कूलाम का नियम होता है। सिंपल, आपको बस इतना ही करना है, 3 नंबर का पूछा जाएगा, इस टाइप से पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, फिर अनुक्रमानुपाती हटा K आया, K एक नीतांक, K की जगह ये रख दो, फिर इसका मान ये होता है, ये रख दो, आपका कूलाम के नियम का सूत्र सामने आ गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रख लेना, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। याद रखना, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। और इसका मान भी याद रख लेना, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.85, यहाँ पे दशमलव लगे, 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है, 8.85 × 10⁻⁻12 और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक और इसका मान जरूर याद रखना क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आता है, ठीक है। सबसे पहले बताया एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका जो मान था 1/4πε0 का, इसका था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की जब बात आएगी तो एप्सिलॉन नॉट के लिए उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए मात्रक भी उल्टा हो जाता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस टॉपिक पर आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया सबको, कूलाम का नियम क्या होता है, 3 नंबर का पूछा जाता है, आसानी से आप कर सकते हो। अब इसके बाद एक टॉपिक इसी से बनता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखो यार, हम यहाँ पे पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि मान लो कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने यार पूरे साल कुछ नहीं किया, पढ़ा नहीं, उन किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाए, तो अगर वो इस लास्ट समय में भी इस वीडियो को देख ले तो उनका एक एक चैप्टर अच्छे से तैयार होता जाए। इस हिसाब से हम मस्त तरीके से कराते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर जिनको मान लो जिनकी तैयारी कुछ अच्छी है तो वो लोग भी, आप क्या करो, इसको लगाते रहोगे ना तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी यार, आपका नुकसान नहीं है इस वीडियो को देखने से, ठीक है। आपकी भी प्रैक्टिस होगी, जिनको आता है और जिनको नहीं आता उनको तो ये तैयार ही करना है, ठीक है। तो जितने टॉपिक है वो सभी महत्वपूर्ण है, आपको एक एक को तैयार करना है, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं अगला टॉपिक। और एक चीज याद रखना, डिस्क्रिप्शन पे आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी। केमिस्ट्री के 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट है, उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक पूरा चैप्टर 1 से 10 तक है आपका जयावड़ू तक, इसमें चैप्टर 1 से 14 तक है, ठीक है। तो उसमें 10 के 10 चैप्टर हमने 1 शॉट पे पहले ही करा दिए। आप फिजिक्स का स्टार्ट है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाके देख लेना केमिस्ट्री वाली, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं अगला टॉपिक। तो अब बात करते हैं भैया हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है, इसको भी तैयार करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। क्या होता है कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म, इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, सदिश को वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म या सदिश रूप क्या होता है, तो इसमें आपको सबसे पहले लिख लेना, जब डेरिवेशन करना लिख देना, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जो कि निर्वात या वायु में स्थित है तथा इनके बीच की दूरी r है। सिंपल सी बात लिखनी और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, सिंपल, मान लो 2 स्थिर बिंदु आवेश कहे गए, तो 2 स्थिर बिंदु आवेश ले लो। यहाँ पे मान लो A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट, यहाँ पे Q1 आवेश, यहाँ पे Q2 आवेश, बीच की दूरी r, ठीक है, बीच की दूरी r, बस ये चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसमें सदिश रूप के कारण करना है, ठीक है। आवेश मतलब इसमें आपको क्या दिखाना है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा, आपको यहाँ पे जो Q1 के कारण सदिश रूप के लिए दिशा होती है, इसलिए Q1 के कारण जो Q2 पर लगने वाला बल होगा वो आपका इस दिशा पे लगेगा, वो आपका इस दिशा पे लगेगा। और जो बल होगा उसको नाम दिया जाएगा, जब 1 के कारण, एक चीज ध्यान रखना, जब Q1 के कारण 2 पर लगे तो आपको 1 के कारण 2 पे वाला बल आपको लिखना है F21, इसका उल्टा लिखना है। मतलब जब 1 के कारण 2 पर बल लगे
तो उसे लिखना F21 वेक्टर। वेक्टर जो ऊपर लगा है तीर का निशान टाइप बना है, ठीक है, इस टाइप से F के ऊपर वेक्टर लगा है, इसका मतलब F वेक्टर मतलब सदिश है, ठीक है। F सदिश बोल सकते हो, F वेक्टर बोल सकते हो। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, यही चिन्ह आपको ध्यान देना, 1 2 और 2 1 क्या है यही समझना। देखो जब Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा तो आपका 1 के कारण 2 पे लग रहा है, इसलिए बल जो होगा F21 वेक्टर होगा। 1 के कारण 2, 1 से 2 लगे तो 2 1 लिखना है F21। और जो दूरी लिखनी है इसमें, वो दूरी लिख रही है R12 कैप। ये चीज आपको यहाँ पे मेन यही समझना है, इसमें मेन यही समझना, और डेरिवेशन तो आसानी से कर लोगे, बस इसमें समझना यही है। जब Q1 के कारण Q2 पे बल लगे तो 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल F21 कहलाएगा, F21 वेक्टर। और जब बल F21 होगा तो दूरी आपको R12 करनी, क्योंकि 1 के कारण 2 पे लग रहा है इसलिए दूरी 1 2 कैप। ऊपर ये जो लगा हुआ है इस टाइप से टोपी जैसा, इसे कैप बोलते हैं, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा R12 कैप, ठीक है, ये चीज याद रखना। इसी टाइप से अगर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल बात करें तो वो जाके आपका इस दिशा पे लगेगा, इस दिशा पे। और वो बल क्या होगा जब 2 के कारण 1 पे बल लगे, जब 2 के कारण 1 पे बल लगे तो दूरी तो आपकी R21 कैप होगी, लेकिन जो बल होगा वो आपका F12 वेक्टर होगा। ये चीज याद रखना है, यहाँ पे मेन यही समझना है, ठीक है। इसी में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं इसका डेरिवेशन, तो आपको यही समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, जब 1 के कारण, जब इस Q1 के कारण Q2 पर बल लगेगा तो इस दिशा पे लगेगा, क्योंकि 1 के कारण 2 पे इस दिशा पे। जब 1 के कारण 2 पे लगे तो दूरी तो R12 रहेगी, लेकिन बल F21 रहेगा, ठीक है। और बल में वेक्टर लगेगा, R वाली दूरी पे टोपी जैसा कैप बना देना, ठीक है, R12 कैप, इसे F21 वेक्टर। इसी टाइप से जब 2 के कारण 1 पे बल लगेगा, 2 के कारण पे 1 पे बल लगने वाला हो तब आपको R21 करना है और बल आपको F12 करना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग लिखते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं। पहले लिखते हैं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। Q1 के कारण जो Q2 पर लगने वाला बल आएगा वो क्या चीज आएगा, उससे देखो सिंपल वो बल आएगा आपका। देखो जब Q1 के कारण Q2 पे बल लगेगा, 1 के कारण 2 पे लगे तो आपको बल क्या लिखना है, उल्टा F21। F21 वेक्टर जो आएगा वो कितना आएगा, 1/4πε0। आवेश तो सेम ही है Q1 Q2, और यहाँ पे अभी तक दूरी R² थी, तो अभी भी कोई टेंशन नहीं, R² ही आपको करना है, ठीक है। अभी भी क्या करना है आपको, दूरी R² ही करनी है, लेकिन जो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाली दूरी यहाँ पे R12 कैप लिखी गई, उसे आपको आगे गुणा कर देना, ठीक है, उसे आगे गुणा कर देना R12 कैप को, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर हो गया, 1 के कारण 2 पे तो आपको 2 1 लिखना है, F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R², इतना तो सेम था फॉर्मूला। आगे आपको 1 के कारण 2 पे दूरी लिखनी है R12 कैप, इतना यह करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब ये आपका R12 कैप है, जैसे आपको इस दूरी का मान ऐसे रख देना, लिख देना यहाँ पे, चूंकि R12 कैप बराबर, याद रखना R12 कैप बराबर हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन में R, ये आपको लिखना है। अगर R कैप की बात हो तो R वेक्टर बटा R लिखा जाता है, ठीक है। R12 कैप को R वेक्टर बटा R लिखते हैं, इसलिए R12 कैप को R12 वेक्टर बटा R, ठीक है। इस तीर को वेक्टर पढ़ेंगे, इसको कैप पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे से हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R², और यहाँ पे R12 कैप की जगह R12 वेक्टर अपॉन में R, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं सही से, तो F21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ पे R² इंटू R³ हो जाएगा, यहाँ पे R12 वेक्टर, ठीक है। ये आ गया आपका जो बल आया, ये किसके कारण आया है, ये बल आया है Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल। इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे Q2 के कारण Q1 पर। अब यहाँ से लिख लेना Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, सेम निकालना उसी तरह से, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। Q2 के कारण जो Q1 पर लगने वाला बल आएगा वो क्या आएगा, Q2 के कारण, इस Q2 के कारण Q1 पे लग रहा है, तो 2 के कारण जब 1 पे लगे तो उसे 1 2 लिखना है, तो लिखना है F12 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। और अगर 1 2 वेक्टर है, मतलब 2 के कारण 1 पे आपका बल लग रहा है, 2 मतलब Q2 आवेश के कारण Q1 पे लग रहा है, तो दूरी क्या आ गई 2 1, R21।
R21 कैप, इस टाइप से। यही चीज़ मेन समझना है। जब 1 के कारण 2 पे लगे तो बल होगा F21 और दूरी होगी R12। देख लो 1 के कारण 2 पे तो बल F21, दूरी R12। और जब 2 के कारण 1 पे, जब 2 के कारण 1 पे तो F12 वेक्टर कैप, मतलब F12 वेक्टर बल और R21 कैप आपकी दूरी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ किया। अब जैसे यहाँ पे R12 वेक्टर की जगह R12 वेक्टर बटा R हुआ, वैसे ही R21 कैप जो है यहाँ पे क्या है, R21 कैप, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, R21 वेक्टर बटा R, जैसे ऊपर हुआ वैसा सेम। ठीक है, इसको इस टाइप से कोष्टक में लिख लेना। जैसे उसमें R12 कैप था तो उसे लिखा R12 वेक्टर बटा R, वैसे ही R21 कैप को R21 वेक्टर बटा R। ठीक है, अब इसको आगे इधर साइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका F12 वेक्टर बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, आगे Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू ये जो R21 कैप है इसकी जगह R21 वेक्टर बटा R, R21 वेक्टर बटा R। अब इसे सॉल्व कर लेना। F12 वेक्टर बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 R स्क्वायर से R का गुणा R क्यूब, R21 वेक्टर। ये आपका आ गया Q2, कौन सा बल था ये, Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल। ठीक है, मात्रक बल का सेम ही होता है न्यूटन। ठीक है, आगे लिख देना यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। बस 3 नंबर का पूछा जाए इसी टाइप से करना है, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, सदिश रूप का मतलब ये वेक्टर वाला लिखना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप है। ठीक है, वेक्टर का मतलब सदिश होता है, तो ये सिंपल सदिश रूप हो जाएगा। इसमें मेन चीज आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, Q1 F12 F21 R12 R21। ठीक है, इसके लिए हम समझा रहे हैं, जब 1 के कारण 2 पे बल लगे तो F21 होगा, 1 के कारण 2 तो F21 और दूरी R12। ठीक है, अब जब 2 के कारण 1 पे लगेगा, 2 के कारण 1 पे लगेगा तो बल F12 और दूरी R21। ये चीज़ याद रखना, बस सेम आप कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, इसकी जगह ये हो जाता है, इसकी जगह ये हो जाता है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 3 नंबर का पूछा जाता है, आप मस्त तरीके से इसको तैयार करना। ठीक है, कह रहे हैं ना आपसे, जितने टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से सारे आपको इसी वीडियो पे कराएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो यार, अब एग्जाम की टेंशन आप छोड़ दो, बस आज से मेहनत करना शुरू कर दो। चैप्टर नंबर 14 तक इसी तरह के वीडियो आएंगे और एक एक पे तहलका मचाएंगे, मस्त तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से सब लोग नोट कर लो। आप बात करते हैं अगला टॉपिक। आप बात करते भैया अगला टॉपिक जो होने वाला है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसकी परिभाषा तथा इसका मात्रक, इसका सूत्र ये लिखिए। ठीक है, बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो यहाँ पे परिभाषा लिखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि आपका मान लो वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एकांक परीक्षण आवेश है और उसमें जो बल लग रहा है उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ठीक है, और इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहां से इसका जो फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर बराबर जो फॉर्मूला होता है F/Q0 होता है, F/Q0, जहां Q0 को बोलते हैं परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश बोल सकते हो, और F क्या होता है, यहाँ पे बल होता है। तो परिभाषा यही कहती है कि मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें स्थित अगर कोई बिंदु है, उस बिंदु पे लगने वाला जो, मान लो उस बिंदु पे क्या स्थित है, एकांक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, और एकांक परीक्षण आवेश Q0 पे जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, मतलब सीधा सीधा मतलब यही है कि मान लो वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है जिसपे Q0 परीक्षण आवेश स्थित है, तो उस पे जो लगने वाला बल होता है उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र होता है E=F/Q0, जहां Q0 परीक्षण आवेश और F बल होता है, और E वेक्टर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से अगर मात्रक की बात करें तो F का मात्रक होता है न्यूटन और Q0 एक आवेश है। ठीक है, F का मात्रक न्यूटन होता है क्योंकि F बल है, बल का मात्रक न्यूटन और Q0 आवेश कूलाम। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आता है न्यूटन बटा कूलाम। ठीक है, क्योंकि F का मात्रक न्यूटन और Q0 का मात्रक कूलाम आवेश है, तो न्यूटन बटा कूलाम, या आप सीधा सीधा कह सकते हो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। मात्रक नोट कर लेना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या मात्रक होता है, न्यूटन प्रति
कूलाम। तो ये चीज नोट कर लेना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, मात्रक इंपॉर्टेंट है। परिभाषा ये है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है ई वेक्टर बटा एफ, ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, जहाँ एफ बल क्यू नॉट परीक्षण आवेश है। यदि आपका क्यू नॉट परीक्षण, मान लो वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है जिसपे आपका क्यू नॉट परीक्षण आवेश स्थित है और उस पर जो लगने वाला बल एफ होता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर बात की इस परिभाषा को सिद्ध करें तो यहाँ से अगर मान लो आपसे कहा गया एकांक परीक्षण आवेश, मतलब अगर क्यू नॉट का मान अगर हम यहाँ से 1 रख दें, अगर क्यू नॉट का मान 1 रख दें तो ई बराबर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट सूत्र है, तो क्यू नॉट की जगह 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यही से परिभाषा बनती है कि एकांक परीक्षण, एकांक का मतलब एक, जब परीक्षण आवेश एकांक होता है तो उसमें जो लगने वाला वैद्युत बल होता है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्योंकि जब परीक्षण आवेश क्यू नॉट का मान 1 कर देते तो ई किसके बराबर हो जाता है, एफ के। तो इसलिए कहा गया एकांक परीक्षण आवेश होता है जब आप परीक्षण आवेश का मान 1 होता है, एकांक होता है, तब उसमें जो लगने वाला बल एफ होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाता है। इसीलिए परिभाषा ये वाली बनी। ठीक है, तो परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, यहाँ से समझ सकते हो। जब परीक्षण आवेश 1 होता है अर्थात एकांक होता है, तब उसमें लगने वाला बल एफ ई के बराबर हो जाता है अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाता है। इसलिए परिभाषा बनी थी कि एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं और सूत्र देख सकते हो, मात्रक देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब इसे नोट कर लो जल्दी से, इसे भी इरेज कर दें। आप देखो भैया, बात करते हैं अगला टॉपिक। ये डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, आप लोग ये ना सोचो यार कि बहुत सारे छात्र अभी भी सोच रहे होंगे कि यार हमने पढ़ रखा है। टेंशन मत लो, प्रैक्टिस ही तो हो रही है यार। आप लोग रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करते हुए चलो, जिनने पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो पूरा एक टॉपिक जितना इस वीडियो पे बता रहे हैं उनको तो अच्छे से तैयारी कर लेना। अगर इनको तैयार कर लेते हो तो आपका इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते चलो। अब आपका लास्ट समय है। अब अगर आप आलस करोगे तो यार अब कैसे चलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ो। तो सिंपल हमारे पास है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक खींचे। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करने के लिए आपको मान लेना कि आपके पास कोई बिंदु आवेश है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मतलब मान लो कोई बिंदु है आपके पास, सबसे पहले ओ, एक बिंदु है ओ जिसपे मान लो हमारे पास एक क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश मान सकते हो। एक बिंदु ओ है जिसपे प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, अब आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालनी है तो इस बिंदु ओ से मान लेते हैं कि यहाँ पे आर दूरी पे एक बिंदु हमारे पास क्या है, पी है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओ से मान लेते हैं यहाँ पे आर दूरी पे, यहाँ पे कहीं पे एक बिंदु हमारे पास पी है। क्योंकि इस बिंदु ओ के कारण निकालना है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ दूरी पे या आर दूरी पे, यहाँ ओ से आर दूरी पे हमारे पास एक बिंदु पी है। ठीक है, और इस बिंदु P पे ये भी मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। ठीक है, और इस पे जब Q और Q नॉट आवेश होंगे तो यहाँ पे एक बल भी कार्यरत होगा F। ये चीज़ सबको पता है, जब 2 आवेश हो जाते हैं तो बीच में बल कार्य करता है कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहले एक बिंदु O लो जिस पे प्लस Q आवेश स्थित है। इसी बिंदु के कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। ठीक है, अब जब Q और Q नॉट आवेश हो गए तो बीच में एक बल लगेगा F, जिसे कूलाम बल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखा है, माना एक बिंदु O है जिस पे प्लस Q कूलाम आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। ये जो प्लस Q आवेश स्थित है किस परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें निकालनी है। ठीक है, इस कारण से हम मान लेते हैं कि माना कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। माना कि इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, इतना कर लेना है। और ये भी लिख दिया कि P पे हमें वैद्युत क्षेत्र E निकालना है, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, इसलिए बिंदु आवेश के कारण R दूरी पे एक बिंदु P लिया जिस पे वैद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर है। अब हम यहाँ से लिखते हैं, पहले निकाल लेते हैं बल, फिर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। हम यहाँ से लिखते हैं Q आवेश और Q नॉट आवेश के बीच लगने वाला बल, क्योंकि 2 आवेश हो गए तो बीच में बल लगेगा। यहाँ से लिखते हैं Q प्लस Q तथा Q नॉट आवेश के बीच लगने वाला बल, आवेश के बीच लगने वाला बल। ठीक है,
प्लस क्यू तथा प्लस क्यू नॉट आवेश के बीच जो लगने वाला बल हो जाएगा वो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आवेश Q है, पहला Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q नॉट, तो Q नॉट बटा आर स्क्वायर। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दे लेना, शायद सभी छात्रों को एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही हो कि भैया ये के कहाँ से आया। तो एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे हमने शायद कूलाम के नियम पे आपको वहाँ पे क्लियर नहीं किया था, समझ लेना। जो के का मान हमने बताया था, के एक नियतांक था जिसका मान था 1/4πε0, ये आपको बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे आपका एक के आता है जिसे परावैद्युतांक बोलते हैं। ये जो स्मॉल के होता है इसे परावैद्युतांक बोलते हैं, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग वहाँ पे नोट कर लेना, अगर आपने ना लिखा हो तो यहाँ पे लिख लेना, इसकी जगह जहाँ पे 1/4πε0 लिखा हो वहाँ पे इसकी जगह के लिख लेना, ठीक है। और इस के का मान याद रखो, यदि वायु या निर्वात होता है, यदि माध्यम वायु या निर्वात होता है, यदि वायु या निर्वात होता है तो k बराबर 1 होता है। अन्य कोई माध्यम होता है तो k का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना कूलाम के नियम वाले पे, जिसमें हमने केवल 1/4πε0 लिखा था वहाँ पे स्मॉल के लिख लेना। ये के जो होता है इसे माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। यदि वायु या निर्वात, माध्यम कैसा होता है, वायु होता है या निर्वात होता है, तो उसके लिए के की वैल्यू 1 रखी जाती है। और अगर अलग से कोई माध्यम होता है तो उसके लिए जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें के की वैल्यू आपको दी जाती है, परावैद्युतांक की वैल्यू दी जाती है। तो इसलिए ये वाला वहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे केवल के लगा लेना और कुछ नहीं करना। कूलाम का नियम जो बताया था उसमें के लगा लेना, यहाँ पे के परावैद्युतांक होता है, वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, बस इतना करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। तो F इक्वल टू 1/4πε0 के Q नॉट बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर था, Q1 यहाँ वाला आवेश था, Q2 यहाँ वाला, तो Q नॉट बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, इससे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मान लो। अब आपको क्या पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अब यहाँ से लिखते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E वेक्टर इक्वल टू होता है F अपॉन में Q नॉट। अभी सभी को बताया था E वेक्टर इक्वल टू F अपॉन Q नॉट होता है। तो E वेक्टर बराबर F अपॉन Q नॉट होता है। अब F की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम यहाँ से F की वैल्यू रख देंगे इस सूत्र पे। तो E वेक्टर बराबर, ये जो Q नॉट है इसको ऐसे लिख लेते, जो F अपॉन Q नॉट है इसको ऐसे लिख लो, F इंटू 1 अपॉन में Q नॉट। बात तो वही है, F अपॉन Q नॉट, ठीक है। F का गुणा ऊपर होगा 1 से, F अपॉन Q नॉट। तो F की वैल्यू यहाँ से रखो 1/4πε0 के Q नॉट बटा आर स्क्वायर इंटू ये आपका 1 अपॉन में Q नॉट, ठीक है। देखो 1/4πε0 के Q नॉट बटा आर स्क्वायर, आगे 1 अपॉन Q नॉट, ठीक है। ऊपर भी Q नॉट नीचे भी Q नॉट आपस में कैंसिल। E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 के Q बटा आर स्क्वायर, यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है बिंदु आवेश के कारण। मात्रक क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, अभी बताया था, न्यूटन बटा कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। मात्रक याद रखना, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और यहाँ पे आप जैसे आगे चाहो तो कर भी सकते हो कि यदि वायु या निर्वात हो तो के बराबर 1, यदि वायु या निर्वात हो तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना होता है, अभी बताया के बराबर 1 होता है। कितना होता है माध्यम के परावैद्युतांक का मान, के बराबर 1। तो यहाँ से के 1 हो जाएगा, तब E वेक्टर बराबर सूत्र क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। और 1/4πε0 का मान आपको पता है, जहाँ 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से आप 9 × 10⁹ भी रख सकते हो। E वेक्टर बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q बटा आर स्क्वायर, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही सूत्र होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो हमने कैसे किया, सबसे पहले बल निकाला, वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, F का मान रख दो, तुरंत आपका आ चुका है, ठीक है। 3 नंबर पे पूछा जाता है, क्या लोगे यार, एकदम आसान तो है, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट है, इसको भी जल्दी से नोट कर लो। आप बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जितने क्वेश्चन इस चैप्टर के सभी को इसी में आपको कवर करना है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट कर लो। तो आप बात करते हैं भैया अगले टॉपिक जो कि आपके इंपॉर्टेंट है और आपकी ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास कुछ परिभाषाएं हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, उनको समझ लो। पहली परिभाषा है आवेश के पृष्ठ घनत्व की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखिए। फिर इसके बाद है आवेश के रेखीय घनत्व की परिभाषा तथा इसका सूत्र लिखिए। दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है।
एकदम आसान है, 1 नंबर पे पूछी जाएगी आधी लघु उत्तरी प्रश्न पे पेपर में, तो अच्छे से इसे तैयार कर लो। क्या होता है ये आवेश का पृष्ठ घनत्व? तो कहा गया एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। और इसे सिग्मा, इसे ये जो चिन्ह बना हुआ है इस टाइप से, इसे बोलते हैं सिग्मा, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया? एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल बोल सकते हो, या किसी तार के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास कोई इस टाइप से तार है, ठीक है, इस टाइप से, देखो बना ले सही से, इस टाइप से मान लो आपके पास क्या है, कोई तार है, ये हमारे पास मान लो कोई तार है, ठीक है। इसमें मान लो इस तार का ये जो क्षेत्रफल है, ये इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये मान लो ए है, ठीक है। और इसमें जो आवेश है आपका वो कितना है? Q। तो कहा गया एकांक क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल एकांक हो तो एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, या पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बोल सकते हो। आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? सिग्मा बराबर सूत्र होता है Q अपॉन में A। सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है? Q अपॉन में ए। एकांक क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल ए का मान एकांक होगा तो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q को उसका क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर से अगर बात करें सिग्मा का मात्रक, सिग्मा के मात्रक की बात करें कि सिग्मा का मात्रक क्या होता है? सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो इसका मात्रक Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम हो जाएगा। और बटे में क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। यहाँ से मात्रक भी पता कर सकते हो। तो सिंपल सा टॉपिक है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A सूत्र होता है। परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और सिग्मा का जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति, सॉरी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि कूलाम Q का मात्रक है और मीटर स्क्वायर A का मात्रक है, तो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर या कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो ये बात है आवेश के पृष्ठ घनत्व की। अब इसके बाद है हमारे पास आवेश का रेखीय घनत्व की परिभाषा तथा इसका सूत्र देखिए, ठीक है। तो आवेश के रेखीय घनत्व में आपको क्या करना है? देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व था जिसमें आपको एकांक क्षेत्रफल था, लेकिन आवेश के रेखीय घनत्व में एकांक लंबाई होगी। किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इस टाइप से लैम्डा का चिन्ह बनता है, देख सकते हो। कहा गया आपका मान लो कोई तार है, इस टाइप से मान लो आपके पास कोई तार है, ये तार की लंबाई होती है, ठीक है। मान लो तार की लंबाई क्या है? L। और कहा गया एकांक लंबाई, मतलब जो L का मान 1 हो तो एकांक लंबाई पे जो उपस्थित आवेश Q होगा उसकी मात्रा ही क्या कहलाएगी? आवेश का रेखीय घनत्व, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर सूत्र होता है Q अपॉन में L, ठीक है। जहां L लंबाई और Q आवेश है, लैम्डा है आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक है। मात्रक की बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम, आवेश है तो मात्रक कूलाम, और L है लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है। तो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आवेश का पृष्ठ घनत्व और रेखीय घनत्व। सिंपल सी परिभाषाएं, इसमें एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व, इससे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, मात्रक कूलाम प्रति मीटर। इसमें एकांक क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A, जहाँ सिग्मा का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों टॉपिक क्लियर है? अच्छे से एक एक नंबर पे परिभाषा आएंगी, अच्छे से आप लोग लिखाना, ठीक है। आप इनको नोट करो। आप बात करते हैं अगला टॉपिक। तो आप बात करते हैं अगला नंबर टॉपिक। अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी समझ लेते हैं। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, उसकी परिभाषा और उसका मात्रक, ठीक है। उसका मात्रक, परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या होता है मात्रक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हमने यहाँ से लिखा कि किसी आवेश के लंबवत आने व जाने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी आवेश, मान लो कोई आवेश Q है, तो उसके लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पे जाने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसे ही वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फाई ई होता है वैद्युत फ्लक्स, इसका फॉर्मूला भी जान लो। फाई ई बराबर होता है E वेक्टर
डॉट ए वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। जहां ई वेक्टर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, लिख सकते हो ई क्या है, ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर को वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं और ए वेक्टर को क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर क्षेत्रफल कह सकते हो, वेक्टर क्षेत्रफल, ठीक है। वेक्टर क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, वेक्टर क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सीधा कह सकते हो, वेक्टर क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से आपका सूत्र आया फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहां ई वेक्टर वैद्युत क्षेत्र, ए वेक्टर वेक्टर क्षेत्रफल। यहां से जब ये डॉट आपका हटता है, जो डॉट है, ठीक है, तो जब ये डॉट हटता है तो यहां से आता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो है इसे आप लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका जो सदिश है उनका अदिश गुणनफल है, ये डॉट वाला, ठीक है। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा आपका आता है फॉर्मूला, ठीक है। यहां से फॉर्मूला याद रखना, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जब वेक्टर हटता है और डॉट हटता है तो ई ए कॉस थीटा आप उसे लिख सकते हो, क्योंकि ई और ए जो होता है, मान लो अगर ई जो वैद्युत क्षेत्र है और जो क्षेत्रफल उसके बीच अगर कोण आपका थीटा हो, तब आपका जो सूत्र आता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा आता है। कब, जब आपका वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच आपका कोण थीटा हो, ठीक है, तब फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहां से आपसे मात्रक भी पूछा जाता है, तो मात्रक भी जान लो आप लोग, इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक की बात करें तो सूत्र है फाई ई बराबर ई इंटू ए, ई है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको पता है न्यूटन बटा कूलाम, न्यूटन बटा कूलाम, और इंटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन बटा कूलाम इसका, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये मात्रक होता है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, कि किसी आवेश के लंबवत आने व जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर जब वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट हटता है तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ठीक है, जहाँ थीटा कोण है, और आपका मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसकी परिभाषा ऐसे ही पूछी जाएगी, ठीक है, और मात्रक इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, तो इसको भी जल्दी से आप लोग नोट कर लो। अब बात करते हैं भैया अगला टॉपिक जो है आपका, अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक लिखिए, इसका सूत्र लिखिए, ठीक है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे डेरिवेशन आपको करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो कहा गया वैद्युत द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब बात करें वैद्युत द्विध्रुव किस टाइप से बनता है, ध्यान समझो। वैद्युत द्विध्रुव इस टाइप से बनता है, देखो, ठीक है, ये इस टाइप से आपका वैद्युत द्विध्रुव बनता है। मान लो यहाँ पे इस वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे दिया जाए क्या, ए बी, ठीक है। मान लो इस वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग क्या नाम दे दें, ए बी। और यहाँ पे आपको एक चीज और मान लेना है कि ए पे मान लो माइनस क्यू आवेश स्थित है, बी पे प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव की जो बीच की दूरी होती है उसे अल्प दूरी बोलते हैं 2l, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है अल्प दूरी 2l होती है, ठीक है, तो इसे आपको 2l लिख देना है। तो सिंपल कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव में मान लो आपका वैद्युत द्विध्रुव जो होता है ए और बी है, ए पे माइनस क्यू आवेश, बी पे प्लस क्यू आवेश होता है, बीच की अल्प दूरी 2l होती है। तो परिभाषा ये कहती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की कि सबसे पहले तो बात हुई कि P से प्रदर्शित करते हैं। अब P का जो सूत्र आता है, P बराबर क्या आता है, कहा गया कि वैद्युत द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेश, दोनों कौन कौन से आवेश, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण का मतलब चिन्ह नहीं लेना, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों में से किसी एक आवेश को आपको लेना है और उनका चिन्ह नहीं लेना, ठीक है। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की
अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो दोनों कौन कौन से आवेश है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब उनका चिन्ह नहीं लेना, मतलब कि क्यू, और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल, अल्प दूरी है 12, तो इसके गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बोलते हैं, ठीक है। और P का सूत्र होता है Q इंटू 12, P का सूत्र क्या होता है, Q इंटू 12, जहां 12 अल्प दूरी और Q क्या है, आवेश है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक जो होता है, देखो मात्रक की बात करें, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम, और Q का मात्रक हो गया कूलाम, और L क्या है, लंबाई, तो इसलिए मीटर, 2L आपकी पूरी लंबाई है, तो ये आपका मात्रक कूलाम मीटर, ठीक है। तो इसका मात्रक भी याद रखना, कूलाम मीटर होता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव में से दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण जैसे Q और उसके बीच की अल्प दूरी 12 के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बोलते हैं। P बराबर Q इंटू 12 होता है, मात्रक होता है कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आप बात करते हैं इसके जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो पेपर में पूछे जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लो, अभी तो आपको यार मस्त मस्त चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जो पेपर में आता है सभी क्वेश्चन बता देंगे आपको तैयार करने, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। तो आप बात करते हैं, अगला डेरिवेशन है ये आपका, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे से देखना क्योंकि 5 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो देख सकते हो, सिंपल आपका डेरिवेशन पूछा जाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिखिए, ठीक है। 5 नंबर पे डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल क्या कहा गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पे लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है। तो सिंपल इसके लिए करना है कि आपको सिंपल सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेना। इस टाइप से मान लो आपका ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इस टाइप से। ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मान लो क्या चीज़ है ये, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस पे मान लेते हैं कि कोई आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। और इस वैद्युत द्विध्रुव को आपको थीटा कोण पे रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव को आपको थीटा कोण पे रखना है, मतलब इसे थोड़ा तिरछा रखना है, इस टाइप से, ठीक है। इसे थोड़ा सा तिरछा रखना है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इस वैद्युत द्विध्रुव को नाम दे देते, इसको ए पॉइंट नाम देते, इसको बी। ए पे मान लेते हुए आपका माइनस क्यू आवेश है, बी पे आपका प्लस क्यू आवेश है, और बीच की अल्प दूरी तो आपको पता है कितनी होती है, 12 होती है। अल्प दूरी कितनी होती है बीच की, 12 होती है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव पे यही तो होता है, ए बी वैद्युत द्विध्रुव होता है, ए पर माइनस क्यू, बी पे प्लस क्यू आवेश, और ए और बी के बीच की दूरी 12 होती है, अल्प दूरी। हमने माना कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे झुका हुआ है, ठीक है, इतना मान लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका एक हम लंब डाल लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हम मान क्या लेते हैं, सी। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, सी। आप देखो इस पॉइंट को हमने सी मान लिया, अभी आपको डेरिवेशन करने में काम आएगा। अब अगर बात करें, हमें ज्ञात क्या करना है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए बल पता होना चाहिए, तभी तो बल आघूर्ण ज्ञात करोगे। तो यहाँ पे अगर बात करें, जो ए के कारण बी पे बल लगेगा वो इस टाइप से लगेगा, यहाँ पे इस टाइप से, जो कि एफ बी होगा। और जो बी के कारण ए पे बल लगेगा वो कितना होगा, इधर होगा, एफ ए होगा, ठीक है। 2 बल लगेंगे, एक उधर लगेगा एफ बी, एक इधर लगेगा एफ ए, ठीक है। इस टाइप से 2 बल लगेंगे। अब जब दोनों तरफ बल लगेंगे तभी आपका बल युग्म का आघूर्ण कार्यरत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले आपको लिखना क्या पड़ेगा, हमने यहाँ से लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। और कहा गया इस दशा में वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ओर बल लगेगा, इस दशा में वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ओर बल लगेगा, इधर एफ ए बल लगेगा और उधर एफ बी बल लगेगा, ठीक है। तो यहां से आप बात करते हैं कि माइनस क्यू के कारण लगने वाला बल, सबसे पहले लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के, इस माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, आवेश के कारण लगने वाला बल, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, ठीक है। तो सिंपल जो माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल आएगा उसका सूत्र आपको यहाँ पे कौन वाला रखना है, जो आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट बोल सकते हो, या जब आवेश क्यू नॉट की जगह क्यू हो तो आप क्यू भी बोल सकते हो, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। यहाँ से अगर बल का सूत्र निकाले तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, ई का क्यू से गुणा हो जाएगा, तो ई इंटू क्यू या क्यू इंटू ई लिख सकते हो, एफ बराबर क्यू इंटू ई, ये सूत्र आएगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई। यहाँ पे यही वाला सूत्र लगेगा बल के लिए, ठीक है। तो इसी सूत्र को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ से हम इस सूत्र को यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा F बराबर Q इंटू ई होता है, आवेश माइनस Q, इसलिए चिन्ह पूरा लेना माइनस Q इंटू ई। ठीक है, यहाँ से अगर लिखो तो F बराबर माइनस Q ई, इसे मान सकते हो समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ पे आपका बात करें माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि आपका ये जो बल है ये आपका कहाँ लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लग रहा है। ठीक है, आपका माइनस इसलिए ही यहाँ पे आया क्योंकि यहाँ पे आपका जो Fa बल है ये कहाँ लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र इस ओर है, बल विपरीत ओर लग रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये बल लग रहा है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये बल लगता है। ठीक है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो ये माइनस Q के कारण बल लगा। इसी टाइप से प्लस Q के कारण लिखते हैं, प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल, प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण भी इसी टाइप से लगेगा, लगने वाला बल। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण ये वाला बल ये भी याद रखना Fa होगा। ठीक है, कौन सा था, Fa था ना, तो इसे ऐसे सही से लिख लो, क्योंकि Fa हमने इसको नाम दिया था, तो Fa इसको नाम दे दो। ठीक है, Fa बल हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल, तो वो कितना हो जाएगा, Fb इक्वल टू, आपकी बार आवेश का चिन्ह Fb, जो B पे बल है प्लस Q आवेश के कारण, इसलिए प्लस Q इंटू ई। ठीक है, प्लस Q इंटू ई, ये जो होगा ये क्षेत्र की दिशा में होगा। ये बल कैसे लगेगा, क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में और बल भी इसी दिशा में, तो आपका ये कैसा होगा, क्षेत्र की दिशा में होगा। तो यहाँ से हम सिंपल लिख सकते हैं Fb बराबर QE। ठीक है, Fb बराबर QE, इस टाइप से Fa माइनस Q, Fb प्लस का QE। आप बात करें बल जो है दोनों दिशाओं में लग रहा है, एक क्षेत्र की विपरीत दिशा, एक क्षेत्र की दिशा में, इस कारण से यहाँ पे बल युग्म का आघूर्ण भी कार्यरत होगा। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को यहाँ से लिखना क्या होगा कि आपका Fa तथा Fb क्या करते हैं, दोनों बल युग्म बनाते हैं। देखो यहाँ से लिखते हैं Fa तथा Fb दोनों बल है ना, तो ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। Fa तथा Fb दोनों बल युग्म बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, इसलिए यहां से लिख सकते हो बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से हम लोग लिखते हैं, किससे, ऐसे टाउ बनता है, ऐसे देखो इस टाइप से, ऐसे। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे कर देना, इसे टाउ बोलते हैं। बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर सूत्र होता है बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। इसमें आपको बल कौन सा लेना है, इन दोनों बल में से किसी एक को ले सकते हो, चिन्ह नहीं रखना है, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो टाउ बराबर बल आपको यहाँ पे इसमें माइनस Q, इसमें प्लस Q, चिन्ह नहीं लेना, आपको केवल Q ही लेना है, QE। अब बात आती है बीच की लंबवत दूरी। एक चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना, ये जो 2L दूरी है ये बीच की लंबवत दूरी नहीं, ये बीच की अल्प दूरी है। लंबवत दूरी जो होगी वो कैसे निकलेगी, लंबवत दूरी ये वाली होगी, ये जो लंबी वाली दूरी है ऐसे वाली, ये लंबवत दूरी होगी। ठीक है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, इसके लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, साइन थीटा निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर, ठीक है, ऐसे यहाँ से आगे से लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोग निकाल लेना पहले ही। ठीक है, इसको पहले ही निकाल लेना चाहिए हमें। वैसे देखो बीच की लंबवत दूरी कितनी है, BC है ना, तो टाउ E बराबर QE इंटू BC मान लो, इसे समीकरण 3 मान लो। ठीक है, बीच की लंबवत दूरी BC है, तो इसे समीकरण 3 मान लिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये ABC, तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा सबसे पहले निकाल लेना। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र सबको पता है ना, लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब क्या होता है, लंब होता है थीटा के सामने की भुजा। थीटा कोण ये इसकी सामने की भुजा, यही लंब होगी, लंब होगा BC। और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, ये वाली कर्ण हो जाएगी। 90 अंश है ना ये, क्योंकि 90 पे आपने लंब डाला है, तो 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी AB। एक चीज हमेशा याद रखना, थीटा अगर कोण थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा वो कर्ण। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो साइन थीटा बराबर BC बटा AB। BC की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा बराबर BC। BC की वैल्यू हमें निकालनी है। AB कर्ण है हमारे पास, AB कितनी दूरी 2L, तो यहाँ से 2L। अगर BC की वैल्यू निकाल ले तो 2L का इधर गुणा, BC बराबर 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ये BC की वैल्यू 2L साइन थीटा। अब इस BC की वैल्यू समीकरण 3 पे रख देते हैं। लिख देना BC का मान समीकरण 3 में रखने पर, BC का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में, समीकरण 3 में रखने पे, तो टाउ बराबर है QE इंटू BC की वैल्यू कितनी है 2L साइन थीटा, रख दो यहाँ पे। ठीक है, टाउ बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा। अब Q इंटू 2L यहाँ से लिख सकते हो, Q इंटू 2L ऐसे लिख लो,
ई साइन थीटा अलग लिख लो, देख सकते हो Q इंटू 2L ऐसे लिख लिया, ये E नहीं L है, ठीक है। ये जो Q था Q ये आया, 2L ये आया, E ये आया, साइन थीटा ये आया। अब आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी पढ़ाया, क्या सूत्र होता है, चूंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, मात्रक कूलाम मीटर, अभी तो पढ़ा हुआ आपने, पढ़ाया ना अभी, Q इंटू 2L। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, Q इंटू 2L की जगह P कर सकते हो, तो टाउ बराबर Q इंटू 2L की जगह P कर दोगे तो P E साइन थीटा, यही आता है आपका बल आघूर्ण का सूत्र, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यहाँ से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर साइन थीटा हटाना चाहो तो इसे लिख सकते हो टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, इसे गुणा ना पढ़ना क्रॉस पढ़ना, टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, ये सूत्र होता है टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर या टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यहाँ से एक चीज़ और जान लो, अगर टाउ का मात्रक कभी काम आ जाए, न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो टाउ जो बल आघूर्ण है इसका मात्रक याद रख लो, टाउ का मात्रक, सूत्र क्या होता है, सूत्र से निकल आता है मात्रक बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन और दूरी होती है लंबाई तो मीटर, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक याद रखना न्यूटन मीटर। और P जो था, P का क्या मात्रक था, P था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L, इसका मात्रक निकला था कूलाम मीटर, दोनों में कंफ्यूज ना हो जाना, इसका कूलाम मीटर इसका न्यूटन मीटर, ठीक है। P को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और टाउ को बोलते हैं बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है, कंफ्यूजन न रखना, समझ लो, ये टाउ बलयुग्म का आघूर्ण है, P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक कूलाम मीटर, उसका मात्रक न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये इस टाइप से फॉर्मूला निकल के आता है, ये टाउ बराबर पी साइन थीटा, टाउ बराबर पी, यही आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र है, नीचे लिख देना, यहाँ पे लिख देना, यही एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में देख सकते हो कैसे हो चुका है, पहले माइनस Q के कारण बल निकला, प्लस Q के कारण निकला, एफ ए तथा एफ बी दोनों बलयुग्म बनाते हैं, तब यहाँ से टाउ बराबर ये आया, और यहाँ से हमने बी सी की वैल्यू, बी ई नहीं था दोस्त, बी सी था, ठीक है, क्योंकि ई तो है ही नहीं हमारे पास, बी सी है बीच की लंबवत दूरी, बी सी की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा निकाला गया, बी सी निकला, आपका सूत्र आपके पास, ठीक है। इस टाइप से ये डेरिवेशन कंप्लीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था और आपने आसानी से इसे कर लिया, ठीक है। तो ये भी समझ में आया ना, इसको भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसे, अब बात करते हैं आगे। तो आप देखो भैया, बात करने वाले इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशंस हैं, 5 नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशंस, ठीक है। आप बात करिए ये जो डेरिवेशन है ये आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे आपको इनको करना है, देखो तैयार तो करना बहुत ही जरूरी है अगर आपको फिजिक्स के पेपर में अच्छे नंबर लाने, क्योंकि 5 नंबर वाले डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखना कहाँ है, इनके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इन सभी वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, एक एक करके आपको इन सभी वीडियोज को देखना है, ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों को हमने पहले ही करा रखा है, ठीक है। तो इनके वीडियो आपके अलग अलग सभी टॉपिक के बने हुए हैं, इनको आपको करना क्या है, सिंपल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सभी वीडियो की लिंक हम डाल देंगे, आप वहां पे जाके सभी वीडियो से देख के एक एक टॉपिक को तैयार कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में हर साल ये पूछे जाते हैं। देख सकते हो कौन कौन से डेरिवेशन है, सबसे पहले है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, अच्छी या निरक्षी में एक ना एक पेपर में आता जरूर है, तो अच्छे से तैयार भी कर लेना, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, बता रहे ये 5 नंबर वाले टॉपिक थे, इसलिए हमने पहले ही करा दिए, ठीक है, बहुत मस्त तरीके से उसमें समझा रखा है, आप लोग जाके देखना। फिर है गॉस की प्रमेय क्या है, इसका डेरिवेशन, गॉस की प्रमेय क्या है, इसका डेरिवेशन भी कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 नंबर वाला, ठीक है, गॉस की प्रमेय। फिर इसके बाद है अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये वाला भी है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है कि अनंत लंबाई का पतला सीधा तार है, उसके द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आता है वो कीजिए, 5 नंबर का। फिर इसके बाद है गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जितने डेरिवेशन
डेरिवेशन यहाँ पे दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले अच्छी स्थिति वाला, अच्छी स्थिति गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के दोनों अनुप्रयोग है। पहला, तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस मतलब अनंत लंबाई के पतले सीधे तार द्वारा, ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। फिर आपका अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पांचों डेरिवेशन, इनको आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है, ठीक है। पूरे चैप्टर में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बता रहे हैं, इनकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी वीडियोज को देखना, एक एक करके सभी टॉपिक को तैयार करना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो पे हमने चैप्टर नंबर 1 के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को इसी वीडियो पे क्लियर किया है, ठीक है। आप बस से न्यूमेरिकल, सभी लोग सोच रहे होंगे भैया न्यूमेरिकल का क्या होगा, न्यूमेरिकल की टेंशन क्यों लेते हो यार। आप इसका जस्ट पहला चैप्टर कंप्लीट है, आप पहले चैप्टर के फॉर्मूले इस वीडियो से तैयार कर लेना। आप जस्ट आपका मान लो कल ही वीडियो आएगा, ठीक है, कल वीडियो आएगा। अगर आप लोग देर में देख रहे हो, इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हो बनने के बाद, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे 12th फिजिक्स 1 शॉट वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप देखना, आपको न्यूमेरिकल का 1 शॉट वहीं पे मिलेगा। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले क्लास 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी आपके हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम की टेंशन छोड़ दो, अब मस्त तरीके से जुड़ जाओ चैनल से। और यार अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो, जिससे हमारी मेहनत भी सफल हो सके, ठीक है। हम तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप लोग भी तो पढ़ो आके, तब तो यार मेहनत की का मान लो वो है, ठीक है। तो कमेंट करके भी बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अब आपका कल इसी चैप्टर का 1 शॉट के न्यूमेरिकल का आएगा वीडियो, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले तैयार कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट भी डाल देंगे, वहीं से जाके आप अगर मान लो बाद में वीडियो देख रहे हो तो न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।